आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि चैप्टर का नेम है हाउ व्हेन एंड वेयर, यानी कि कोई सा भी इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में है। पहला पार्ट है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि डेट कैसे इम्पोर्टेंट हैं, और दूसरा पार्ट है हाउ डू वी नो, यानी कि हम चीज़ों को कैसे जानते हैं। जो हमारा इतिहास इतना पुराना है, हम उसके बारे में कैसे जान पाते हैं। उस वक्त जब हम थे भी नहीं तो भी हम जान पाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जान पाते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम पहला टॉपिक ही कवर करेंगे, जो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है डेट्स का हिस्ट्री में। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। मतलब एक समय था जब हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे डेट्स को लेकर के। देयर वॉज अ हीटेड डिबेट्स अबाउट डेट्स। डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी, तर्क वितर्क, वाद विवाद होते रहते थे कि कोई भी इंसिडेंट के लिए कौन सी डेट सही है या गलत है, क्योंकि एक्चुअल डेट किसी को भी पता नहीं होती। क्योंकि इतिहासकार जो हिस्ट्री लिख रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि उस समय वो मौजूद ही रहा हो। There was heated debates about the dates on which rulers were crowned and the battles were fought. बेसिकली इन चीज़ों की डेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी कि किस डेट को कौन से रूलर की क्राउनशिप हुई, यानी ताजपोशी हुई, और कब उसने कौन सी बैटल लड़ी। इन द कॉमन सेंस नोशन, अगर हम आम देखें तो हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। कॉमनली हम हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिमस मानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेट्स होती है, सारी चीज़ें डेट्स पर बेस होती हैं, तो इसीलिए हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिमस मानते हैं। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री को डेट तक ही लिमिट कर देना काफ़ी नहीं है, हिस्ट्री इससे बढ़कर भी है। यू मे हैव हेयर्ड पीपल से, तुमने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स है। इज सच कॉन्सेप्शन ट्रू? क्या ऐसा मानना उनका सही है? हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। बेसिकली हिस्ट्री उन चेंजेस की स्टडी है जो एक टाइम पीरियड के अंडर होते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये उन चीज़ों की फाइंडिंग्स है, उन चीज़ों को ढूंढती है जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं और अब चेंज हो गई हैं। As soon as we compare past with the present, जैसे ही हम कंपेयर करते हैं अपने पास्ट को प्रेजेंट से, we refer time, हम टाइम की बात करते हैं। We talk before and after, हम बात करते हैं before and after की, यानी पहले और बाद की। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. साधारणतः हम अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं उनके बारे में हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। हम चीज़ों को इस तरीके से लेते हैं जैसे कि हमेशा से ऐसी ही रही हो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन कई बार हमें आश्चर्यचकित होते हैं ये जानकर जब हम कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर जान पाते हैं। एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल। जब हम उन क्वेश्चंस को पूछते हैं तो वो एक्चुअली हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। कभी तुमने किसी को चाय पीते देखा होगा तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, चाय या कॉफ़ी की शुरुआत कब हुई। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railway built and how did people travel long distance before the age of railways? जब तुम ट्रेन में बैठे होगे तो ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हुए तुमने अपने आप से ज़रूर पूछा होगा कि रेलवेज़ कब बनी और लोग कैसे ट्रैवल करते थे बिफोर द एज ऑफ रेलवे, यानी रेलवे के समय से पहले लोग कैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर अप कर पाते थे। आज हम जानते हैं कि रेलवे एक वास्ट कनेक्टिंग नेटवर्क है किसी भी कंट्री के लिए। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए तुम्हें ये ख्याल आया होगा, ये जानने के लिए तुम क्यूरियस हुए होगे कि न्यूज़पेपर के आने से पहले लोग चीज़ों के बारे में कैसे सुनते थे, कैसे उन्हें खबरों का पता चलता था।
यहाँ पर ये पिक्चर शो हो रही है, हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदुस्तान बाय जे रेनल 1782। Brahmins offering the Shastras to Britannia, frontispiece to the first map produced by James Rennell 1782। यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण्स ऑफर कर रहे हैं यानी दे रहे हैं अपने शास्त्रास को ब्रिटानिया को यानी ब्रिटेन की महारानी को। ब्राह्मण्स यहाँ पे इंडियंस पीपल्स को रखा गया है। ऑफरिंग द शास्त्रास यानी अपने ओल्डर टेक्स्ट, अपने पुराने टेक्स्ट जो कि पवित्र हैं, पायस हैं, वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी को, जो वहाँ की पावर सिंबल है। फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय द जेम्स रेनल। ये फ्रंट पीस है यानी कवर पेज है उस पहले मैप का जो जेम्स रेनल ने बनाया था 1782 में। रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रेनल ने मैप रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर प्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान का। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एक बहुत ही जोरदार सपोर्टर था ब्रिटिश विजय का भारत पर। रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। रेनल का लगता था कि मैप बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एरिया को डोमिनेट करने के लिए, किसी भी कंट्री पे डोमिनेशन के लिए मैप इज़ अ वेरी एसेंशियल। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia। जो ये पिक्चर है वो यहाँ सजेस्ट कर रही है कि इंडियन पीपल्स ने अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से विलिंगली अपने टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट को ब्रिटानिया को दे दिया, ब्रिटेन की महारानी को। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। ऐसा शो हो रहा है इस पिक्चर में जैसे कि इंडियन पीपल्स अपना टेक्स्ट ब्रिटिश महारानी को सौंप कर ऐसा जता रहे हों, ऐसा उन्हें ये कह रहे हों कि आप ही प्रोटेक्टर हैं हमारे इंडियन कल्चर की। All such historical questions refers us back to notions of time। ये सारे historical questions हमें समय के बारे में, टाइम के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। But time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month। लेकिन हमेशा टाइम precisely fix नहीं होता डेट्स की फॉर्म में, ईयर की फॉर्म में या फिर मंथ की फॉर्म में। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। कभी कभी ये इनकरेक्ट हो जाता है फिक्स करना किसी भी डेट का, किसी भी प्रोसेस के लिए जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी एक ड्यूरेशन के अंडर होता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। भारत में लोगों ने चाय पीने की शुरुआत एक पर्टिकुलर डे से नहीं की होगी, एक फिक्स डे से नहीं शुरू की होगी। दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्हें टेस्ट डेवलप हुआ एक टाइम पीरियड के अंडर। देयर कैन बी नो वन क्लियर कट डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। ऐसे प्रोसेसेस के लिए कोई भी क्लियर कट डेट नहीं होती। सिमिलरली सेम उसी तरीके से वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश। उसी तरीके से हम कोई एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते जिसमें ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई हो और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या फिर हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ हो, या फिर उन चेंजेस के बारे में जो हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी में होते हैं, क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन का रिजल्ट होते हैं। इसके लिए हम कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते कि आज के दिन से इस चीज़ की शुरुआत हुई। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया तो वो पहले पॉलिटिकली अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने नहीं आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ ट्रेड की शुरुआत की और ट्रेड की शुरुआत के ज़रिए वो इकोनॉमिकली अपना डोमिनेशन हमारे ऊपर इस्टेब्लिश किए, उसके बाद पॉलिटिकली इस्टेब्लिश कर पाए। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। एक टाइम स्पैन के अंदर होती है ये सारी चीज़ें। वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। एक टाइम के अंदर हो पाती हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। एक लगभग एक पीरियड, एक अवधि जिसके दौरान पर्टिकुलर चेंजेस आए और वो विजिबल हुए। Why then do we continue to associate history with a string of dates? जब ऐसा हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर डेट हम फिक्स नहीं कर सकते तो फिर हम हिस्ट्री को क्यों एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं डेट्स के साथ। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इस एसोसिएशन का भी एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक समय था जब हिस्ट्री लेखा जोखा था उन बैटल्स का और
उन बड़े बड़े इवेंट्स का जो कि राज दरबारों में हुआ करते थे। हर राजा के पास एक अपना अपना हिस्टोरियन होता था और वो उसके बारे में हिस्ट्री लिखता था। बेसिकली उस टाइम में हिस्ट्री मतलब प्रभावित थी पर्टिकुलर राजा को लेकर के। जिस राजा के दरबार में जो हिस्टोरियन होता था वो उसकी तारीफ़ें लिखता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़, और वो उन राजाओं के बारे में होती थी और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में होती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउन। हिस्टोरियंस लिखते थे कि राजा का ताजपोशी कब हुआ। द ईयर ही मैरिड, किस ईयर उसकी शादी हुई। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उसे बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, और किस ईयर में उसने पर्टिकुलर वॉर लड़ी। द ईयर ही डाइड, और कब वो मरा। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और नेक्स्ट रूलर सक्सीड किया, कब आया राजगद्दी पर। थ्रोन मीन्स राजगद्दी। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। ऐसे इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन की जाती हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट द डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और इस तरीके की डेट्स वाली हिस्ट्री में डिबेट्स कंटिन्यू रहती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। As you have seen in the history textbook of past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. जैसे कि तुमने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पास्ट 2 ईयर्स की देखा होगा कि हिस्टोरियंस अब अलग क्वेश्चंस को होस्ट करने लग गए हैं, जो नए क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। अब वो देखने लग गए हैं कि कैसे लोग अपना लिवलीहुड चलाते थे, जीविका चलाते थे। वट दे प्रोड्यूस एंड एट, क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, कैसी उनकी ईटिंग हैबिट थी। एंड हाउ सिटीज़ डेवलप, और शहरों का विकास कैसे हुआ। एंड मार्केट केम अप, कैसे नई मार्केट एग्जिस्टेंस में आई। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे नए साम्राज्य बने। एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और कैसे नए आइडियाज़, नए विचार फैले। एंड हाउ कल्चर्स इन सोसाइटीज चेंज, और किस तरीके से कल्चर्स और सोसाइटी में बदलाव आया। यहाँ पर हम अब एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिप्टन्स टी के बारे में है। सो एडवर्टीज़मेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। एडवर्टीज़मेंट किसी भी चीज़ का टेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। आज हम देखते हैं कि हम आज बहुत सारी चीज़ें एडवर्टीज़मेंट देखकर ही खरीद लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी। ओल्ड एडवर्टीज़मेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड। पुराने एडवर्टीज़मेंट हमें ये समझाने में मददगार होते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स की मार्केट कैसे क्रिएट की गई, न्यू टेस्ट कैसे पॉपुलराइज किया गया ब्रिटिश टाइम में। दिस 1922 एडवर्टीजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद टी। ये जो 1922 का एडवर्टीजमेंट है लिप्टन टी का, वो ये सजेस्ट करता है कि पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी, राजशाही इस टी के टेस्ट से जुड़ी हुई है। अब ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग खरीदना शुरू कर देंगे इससे। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस। इसके बैकग्राउंड में तुम देख रहे होगे कि इंडियन पैलेस की आउटर वॉल है। इसको राजशाही लुक देने के लिए यहाँ पर इंडियन पैलेस की आउटर वॉल को शो किया गया है। और उसके फोरग्राउंड में, यानी उसके बैकग्राउंड में यू सी द आउटर वॉल ऑफ इंडियन पैलेस, while in the foreground, और foreground में उसके आगे में seated on the horseback is the third son of Queen Victoria of Britain। ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा उस घोड़े की पीठ पर बैठा है, जिसका नाम है प्रिंस अर्थर, who was given the title of Duke of Connaught। उसे टाइटल दिया गया था, पदवी दी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट की। तो अब अगला टॉपिक है विच डेट्स, यानी कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है, किस क्राइटेरिया पे हम चूज़ करें कि कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन। जिस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं या फिर जिस डेट के अराउंड हमारी हिस्ट्री बुनी होती है, वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। वो डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ इवेंट को, उस इवेंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसके बेसिस पर डेट्स इम्पोर्टेंट होती हैं। इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, यदि हमारे स्टडी का फोकस बदल जाता है तो हमारा डेट्स का जो सेट है वो भी चेंज हो जाता है। इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर हम नए इश्यूज़ को फोकस करना शुरू कर देते हैं तो न्यू सेट ऑफ डेट्स सिग्निफिकेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है।
एक एग्जाम्पल के तौर पर, इन हिस्ट्री इज़ रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। जो हिस्ट्रीज ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई इंडिया में, उनकी हिस्ट्री में हर एक गवर्नर जनरल का रूल इम्पोर्टेंट था। उन्होंने गवर्नर जनरल के रूल की हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी। उनको इंडियन हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका जो फोकस पॉइंट था वो सिर्फ अपना रूल था, अपने गवर्नर जनरल का रूल पीरियड था। These histories begin with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with last Viceroy Lord Mountbatten। जो उनकी हिस्ट्री है वो शुरू होती है फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और एंड होती है लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से। ये दोनों जो पोस्ट है गवर्नर जनरल की और वायसरॉय की, वो एक जेवर की तरह थी ब्रिटिश क्राउन की इंडिया में। 1857 तक गवर्नर जनरल का रूल था और 1857 के बाद रिवोल्यूशन के बाद 1858 से वायसरॉय का रूल स्टार्ट हुआ। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। हम अलग अलग चैप्टर्स में सभी गवर्नर जनरल और वायसरॉयज की डीड्स के बारे में, यानी उनके कर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हेस्टिंगस, वेलेस्ले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लैटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। It was seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy। ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला सक्सेशन है, यानी एक पोस्ट को कैरी ऑन करना दूसरे पोस्ट होल्डर के द्वारा। तो इट वॉज seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy। गवर्नर जनरल और वायसरॉय का कभी न ख़त्म होने वाला सक्सेशन लगता था। All the dates in these histories books were linked to these personalities। जो जितनी भी डेट्स थी उनकी हिस्ट्री बुक्स में, वो इन्हीं पर्सनालिटी से जुड़ी हुई थी। टू देयर एक्टिविटीज़, इन पर्सनालिटीज़ की एक्टिविटीज़, इनकी पॉलिसीज़, इनकी अचीवमेंट्स, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हुई हैं, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ है और क्या क्या उनकी नई पॉलिसीज़ हैं। इट वॉज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ऐसा लगता था कि उनके लाइफ के सिवा, उनके लाइफ के बाहर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो क्रम है, क्रोनोलॉजी मतलब क्रम, जो क्रम है उनकी लाइफ्स का, उनकी ज़िंदगी का, वो मार्क्ड है, लिखा हुआ है अलग अलग चैप्टर्स में ब्रिटिश हिस्ट्री के। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे। क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे, या सिर्फ गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री तक ही लिमिटेड रखा जाना सही था इस पीरियड की हिस्ट्री को। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। ऐसी गवर्नर जनरल की जो हिस्ट्री का फॉर्मेट है, उसमें हम इंडियन सोसाइटी के पीपल्स और इंडियन सोसाइटी की क्लासेस को कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर पाएंगे। When we write history or a story, we divide it into chapters। जब भी हम कोई भी हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक चैप्टर को कुछ कोहेरेंस, कुछ इम्पोर्टेंस दे सकें। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed। और इस तरीके से स्टोरी में कुछ एक सेंस बनता है और हम उसको एक के बाद एक करके पढ़ते तो हमें कुछ समझ आता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव ए शेप ऑफ द स्टोरी वी आर टेलिंग। और इस तरीके से हम स्टोरी टेलिंग में एक शेप दे पाते हैं। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit। They have no space। जो हिस्ट्रीज थी, जो रिवॉल्व होती थी, इर्द गिर्द घूमती थी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल की एक्टिविटीज़ के बारे में, उसमें इंडियंस फिट नहीं होते थे। इंडियंस का कोई स्पेस नहीं था। What then do we do? तब हम क्या करें? Clearly, we need another format of history।
साफ तौर पर हमें एक अलग हिस्ट्री के फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर विल हैव द सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड। इसका मतलब कि जो पुरानी डेट्स थी उसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, एक अलग फॉर्मेट से देखना चाहते हैं। पुराना फॉर्मेट, ब्रिटिशर्स के टाइम का फॉर्मेट, सिर्फ गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री तक ही लिमिट था। A new set of dates will come more important for us to know। जैसे ही हम हिस्ट्री को देखने का अपना नज़रिया बदलेंगे तो न्यू सेट ऑफ डेट इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पर फिगर 3 है। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1773 से। While history books narrated the deeds of governor generals, biographies glorified them as persons। जो हिस्ट्री बुक्स थी वो इन गवर्नर जनरल्स के कर्मों के बारे में विस्तार से बताते थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, क्या उनके अचीवमेंट्स रहीं। और जो उनकी बायोग्राफीज थी वो उनको ग्लोरीफाई करती थी, यानी उनकी तारीफ़ें करती थी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी। एंड द पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज अ पावरफुल फिगर्स। और जो पेंटिंग्स थी उन्हें पावरफुल फिगर्स की तरह शो करती थी। ये देखो, अब है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी पीरियडाइज। हम किस डेट्स को कैसे, हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज करते हैं, अलग अलग पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट भी थे जो, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, और स्कॉटलैंड, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले, इंग्लैंड में एक जगह है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, 3 वॉल्यूम की थी, 3 बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे जिसके पार्ट्स में थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स। और इसमें उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, यानी हिंदू रूल के टाइम की हिस्ट्री, मुस्लिम रूल के टाइम की हिस्ट्री और ब्रिटिश रूल के टाइम की हिस्ट्री। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। बड़े पैमाने पर ऐसे पीरियडाइजेशन को, यानी ऐसे विभाजन को एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। क्या तुम सोच सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है ऐसी इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखने में। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। हम हिस्ट्री को क्यों डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, समय काल में, अवधियों में। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम कैप्चर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके सेंट्रल फीचर्स को। So the term through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important। जिस टर्म के थ्रू हम हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करता है अलग अलग पीरियड्स में। क्या डिफरेंस थे, जैसे कि यहाँ पर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है 3 टर्म्स में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीरियड्स की डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता चलेगा। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। ये हमारे पास्ट के बारे में आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे विचारों को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ये ऐसा शो करते हैं कि हम कैसे चेंज को सिग्निफिकेंस देते हैं, चेंज को महत्ता देते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। जो जेम्स मिल था उसका मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज़ है, एशियन कंट्रीज़ की सोसाइटी है, वो लोअर है, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। यूरोप में जितने सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उससे कम है एशियन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसके मुताबिक, उसकी हिस्ट्री टेलिंग के मुताबिक, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री। उसका मानना है कि ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे वो डिस्पॉट्स रूल थे कंट्री के, यानी तानाशाही शासक थे देश के। रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहनीयता थी इस देश में। कास्ट तैबूज थे, धर्म को लेकर के अलग अलग भेदभाव थे। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी,
अंधविश्वासी प्रैक्टिसेस को लोग फॉलो करते थे, डोमिनेट करती थी सोसाइटी को, सोशल लाइफ को। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल के अनुसार ब्रिटिश रूल सिविलाइज कर रहा है इंडिया को, सभ्य बना रहा है, एजुकेटेड बना रहा है। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. और ऐसा करने के लिए, इंडिया को ब्रिटिश की तरह ही सिविलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंट्रोड्यूस करें यूरोपियन मैनर्स को, यूरोपियन तरीके के जीने को, वहाँ के आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशन को, वहाँ के कल्चर को, लॉ को इन इंडिया में। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. इनफैक्ट मिल ये भी सजेस्ट करता है कि ब्रिटिश को पूरे इंडिया को कंक्योर कर लेना चाहिए, यानी कब्जा कर लेना चाहिए सारी ही टेरिटरी को, जिससे कि इंडिया की सारी टेरिटरी अच्छे से डेवलप हो पाएगी, एनलाइटनमेंट हो पाएगी, मार्गदर्शित हो पाएगी, वहाँ लोगों को खुशी मिलेगी, इंडियन पीपल को। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उसके अनुसार ब्रिटिश हेल्प के बिना, विदाउट ब्रिटिश हेल्प, इंडिया प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल प्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का जो ये आइडिया है, यानी जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री का आइडिया ये है कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, यानी कि ब्रिटिश रूल ही एक ऐसा फोर्स है जो कि इंडिया की प्रोग्रेस कर सकता है और इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज ऑफ वन ऑफ द डार्कनेस। उसका मानना है कि ब्रिटिश रूल से पहले का पीरियड डार्कनेस का पीरियड था, अंधकार का पीरियड था, जहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, पीपल्स बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं थे, असभ्य थे, उनको जीने का मैनर नहीं पता था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ऐसा कॉन्सेप्शन आप लोग आज एक्सेप्ट करेंगे? आई थिंक नहीं। In any case, can we prefer to any period of history as हिंदू और मुस्लिम? क्या हम किसी भी केस में किसी भी हिस्ट्री को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तक लिमिट कर सकते हैं? Did not a variety of faiths exist simultaneously in this period? क्या ऐसा नहीं था कि इस पीरियड में जब हिंदू का रूल था या फिर जब मुस्लिम का रूल था, तो साथ साथ बहुत सारे फेथ, बहुत सारे विश्वास और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे? तो क्या सिर्फ हिस्ट्री को उसी राजा के धर्म के तक सीमित कर देना चाहिए जो राज कर रहा है? उन लोगों का कोई इतिहास नहीं जो उस समाज का हिस्सा है। Why should we characterize an age only through the religion of rulers of the time? क्यों हम हिस्ट्री के समय को सिर्फ उस राजा के रिलीजन पर लिमिट करें जो राज कर रहा है? To do so is to suggest that the lives and practices of all the others do not really matter. ऐसा करने का मतलब ये है कि जो लोग रह रहे हैं, उनकी, जो लोग और लोग उस साम्राज्य में रह रहे हैं, उनकी लाइफ और उनके प्रैक्टिसेस का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करती, उनको एक तरीके से नकार देना हुआ। We should also remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith. हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ancient India में जो rulers थे, वो सब एक faith यानी एक धर्म या फिर एक विश्वास को मानने वाले नहीं थे, सब अलग अलग विश्वासों को मानने वाले थे। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. जो इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, उससे अलग भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एंशिएंट, medieval, मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। इस डिवीजन की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। उस डिवीजन की प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ रिलीजन, पर्टिकुलर जो राजा रूल कर रहा है या फिर जो भी रूलर है, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिमिट कर दिया गया था। और ये है जो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मॉडर्निटी, मेडिवियल और एंशिएंट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। इसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. ये जो डिवीज़न है, ये पीरियडाइजेशन जो है, ये पश्चिम से लिया गया है, पश्चिम यानी यूरोपियन से लिया गया है, यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है, जहाँ जो मॉडर्न पीरियड है उसका जुड़ाव ग्रोथ और डेवलपमेंट से, मॉडर्निटी से है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, रीज़न है, लोगों में तर्क वितर्क की क्षमता, डेमोक्रेसी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और इक्वालिटी, इससे जुड़ी हैं चीज़ें मॉडर्निटी से।
Medieval was the term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Medieval वो term है जहाँ ये सारे modern developmental features नहीं exist करते, नहीं पाए जाते. Can we uncritically accept this classification of modern period to describe the period of our study? Can we uncritically या बिना आलोचना किए, बिना हम शिकायत किए हम इस periodization, इस classification को accept कर सकते हैं? As you will see in this book, under British rule, people do not have equality, freedom or liberty, nor this period one of economic growth and progress. इंडिया के मैटर में तो ये बिल्कुल फिट नहीं होता, क्योंकि जब हम ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्निटी का पीरियड मान रहे हैं और ब्रिटिश कॉन्सेप्शन के अकॉर्डिंग जो मॉडर्निटी का पीरियड है वहाँ इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी, लेकिन इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस पीरियड में ना ही तो इक्वालिटी थी, ना ही फ्रीडम थी लोगों के पास, और ना ही इंडियन पीपल्स के पास लिबर्टी थी. नॉट वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ना ही ये पीरियड कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस का था, ना ही कोई हमारी तरक्की हो रही थी. तरक्की तो सिर्फ ब्रिटिशर्स की हो रही थी. Many historians therefore refer this period as colonial. बहुत सारे इतिहासकार इस पीरियड को कॉलोनियल कहते हैं, यानी गुलामी का पीरियड कहते हैं. What is colonial? अब हम समझेंगे कि कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनी बनाना क्या होता है. In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish the rule. इस बुक में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने कन्क्योर किया, कब्ज़ा किया कंट्री को और इस्टेब्लिश किया अपना रूल बाय सब्जुकेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, लोकल नवाब और राजाओं को दबाकर. यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तुम देखोगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी पे और हमारी सोसाइटी पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, और कंट्रोल करने के बाद उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, यानी रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, टू मीट देयर एक्सपेंस, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, वो जिन चीज़ों को चाहते थे उन्हें सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे. प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, उन क्रॉप्स को खरीदते थे जो उन्हें एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती, जैसे नील. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि इन बदलावों के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस यानी क्या परिणाम निकला. परिणाम ये निकला कि उन्होंने हमारी कंट्री पर पूरी तौर से कब्जा कर लिया. You will also came to know about the changes British rule brought about in values and tastes. तुम ये भी जानोगे कि ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारे वैल्यूज़ में, हमारे नैतिक मूल्यों में और हमारे टेस्ट्स में क्या बदलाव आए, हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम, हमारे प्रैक्टिसेस कैसे बदल गए. When the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization. ये definition है colonization की. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना कब्जा करती है अलग अलग तरीके से, राजनीतिक तौर पर, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक यानी कल्चरल तौर पर, तो वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन. इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. तुम पाओगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस है सोसाइटी के, उन्हें इन बदलावों को एक तरीके से नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ा. दैट इज़ वाई द बुक्स इज़ अवर पास्ट इन द प्लूरल. इसीलिए जो ये बुक है हमारी हिस्ट्री की, वो अवर पास्ट नहीं है, किसी एक का इतिहास, कॉमनली एक इंसान का इतिहास एक तरीके से नहीं है. अवर पास्ट मतलब सबका अलग अलग इतिहास है.